साथियों नमस्कार। टीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं नवल किशोर कुमार जी से। नवल किशोर कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूंगा कि नवल किशोर कुमार जी बहुत ही सक्रिय हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर के, साहित्यिक मुद्दों को लेकर के, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के। खासतौर पर वे अभी वर्तमान में फॉरवर्ड प्रेस के संपादक हैं। फॉरवर्ड प्रेस एक जाना माना नाम है साहित्य की दुनिया पर, और वो सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म में। साथ में वो कुछ लिखने का भी काम कर रहे हैं। उनकी कुछ किताबें प्रकाशित हो चुकी है, कुछ किताबें आने वाली है। तो आइए आज उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। तो नवल किशोर जी, बताइएगा आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? सबसे पहले तो डीएम इंडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं और आपके प्रति खास आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, संवाद करने का मौका दिया है। जी, थैंक यू आपको भी। और आपने वह प्रश्न किया है जिसकी शुरुआत आज से तकरीबन 40 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म बिहार की राजधानी पटना के एक गांव में हुआ। उस गांव का नाम है ब्रह्मपुर। और मेरा जन्म जो है एक ऐसे परिवार में हुआ जहां मवेशी पालन होता था। जाति के हिसाब से कहूँ तो वो यादव जाति थी, लेकिन मेरे परिवार का जो आजीविका थी, वो मवेशी पालन ही मुख्य था। कृषि भी थी, खेती की बहुत छोटी थी। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। मतलब मेरी 5 बहनें और हम 2 भाई। मैं सबसे छोटा हूँ। तो बहुत लाड प्यार से लोगों ने मुझे पाला है। माँ बाप ने भी पाला, भाई बहनों ने भी पाला मुझे, और सभी ने मुझे पढ़ने का मौका दिया, जिम्मेवारियों से मुक्त रखा। और मेरी प्राथमिक जो पढ़ाई लिखाई हुई वो गांव के ही स्कूल में हुई, और सरकारी स्कूल में हुई। ठीक वैसे ही जैसे पहले के सरकारी स्कूलों में हुआ करता था कि आदमी जो है अपने साथ झोला तो लेके जाता ही था, साथ में बोरा भी लेकर जाता। बोरा इसलिए ताकि उस पर बैठ सके, और झोला भी होता। जी। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति उन दिनों ऐसी ही थी, बैठने को बेंच नहीं होता था। लेकिन वो सब समय बहुत दिनों तक रहा नहीं। पापा ने मेरा दाखिला जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में कर दिया, और वहाँ पे बैठने के लिए बेंचें वगैरह मिली। और इसे संजोग कहिए, या संजोग तो नहीं कहना चाहिए इसे, मतलब जिस प्राइवेट स्कूल में मेरा दाखिला हुआ उस स्कूल का नाम था नक्षत्र मलाकार हाई स्कूल। हम्म। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 89 90 की बात है ये। और नक्षत्र मलाकार बिहार के चंद महानायकों में रहे, जिन्होंने जिन्हें एक तो रॉबिन हुड की आवाज उपाधि जो है दी गई बिहार में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये बहुजन नायक रहे, और लोगों ने उनको लुटेरा भी कहा, डकैत भी कहा, क्योंकि ये जो विषमता है समाज में उसका विरोध करते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़े, और उसके पहले तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाला ही था, नक्षत्र मालाकार को। और नक्षत्र मालाकार को आजादी के बाद भी उनको जेल में डाला गया। तो बिहार के ऐसे दलित बहुजन नायक रहे जो आजादी के पहले भी जेल में रहे और आजादी के बाद भी जेल में रहे। तो मेरा दाखिला एक ऐसे स्कूल में हुआ जो नक्षत्र मालाकार के नाम, और उसका नाम था नक्षत्र मालाकार हाई स्कूल। हम्म। तब तक मुझे नहीं पता था नक्षत्र मालाकार कौन थे, क्या थे, तो जानकारियां बाद में है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना,
घटना थी संभवतः 93। उस समय रमई राम बिहार के समाज कल्याण मंत्री थे और पटना में ज्योतिबा फुले की एक प्रतिमा का अनावरण होना। अभी भी हम्म, पटना में आप जाएंगे तो पटना में एक रास्ता है जिसको एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वो हम्म, बिल्कुल सीधे जो है सचिवालय से जोड़ता हुआ वो सड़क है वो। और उसी रास्ते में एक जगह पर जो है ज्योतिबा फुले की मूर्ति प्रतिमा का अनावरण होना था। अनावरण करना था, उस समय के मुख्यमंत्री रहे थे गौरालाल लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। अच्छी बात ये रही कि उस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा एक गीत की प्रस्तुति की जानी और बच्चों की जो मंडली उस गीत को गाती, मैं उस मंडली का नेतृत्व करता। अच्छा। हालांकि मैं सबसे छोटा था। हम्म, हालांकि मैं सबसे छोटा था तब वो ज्योतिराव फुले की वो एक आवक्ष प्रतिमा थी बिल्कुल। अ, स्थापित करके जो प्रतिमा होती है आवक्ष प्रतिमा, वो प्रतिमा स्थापित हुई थी। और मुझे अभी तक बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है कि वो दृश्य कि ज्योतिराव फूले की प्रतिमा लगी है और रमई राम हैं। रमई राम अपना भाषण दे रहे हैं और मैं इतना छोटा था कि मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैंने वहां पे जाके एक गीत गाया था और मेरे साथ कोरस में मेरे टीममेट्स भी थे, स्कूलमेट्स थे। ज्योतिराव फूले से पहली बार परिचय मेरा, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि आगे चल करके मैं जिस रास्ते पर चलूंगा वो फूले की राह ही होगी, डॉक्टर अम्बेडकर की राह। ये कहीं से निश्चित नहीं था, क्योंकि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में शिक्षा नहीं थी। मेरे माता पिता निरक्षर थे। मेरे पापा सरकारी विभाग में, एक बिजली विभाग होता है उसमें चपरासी के पद पर कार्यरत थे। आय बहुत कम थी, परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए भी हम लोग, मेरे परिवार में मवेशी पालन होता था, खेती होती थी। शिक्षा का नामो निशान तो था ही नहीं। तो सिर्फ हम दो भाई, सब मेरे भैया और हम ही जो है पढ़ने वाले थे। भैया ने अपनी पढ़ाई जो है वो इंटर के बाद बंद कर दी। तो बिजनेस करने का शौक था, बिजनेस करने के लिए, लेकिन मुझे पढ़ने की इच्छा थी हम्म, और मेरे परिवार ने मुझे पढ़ने से रोका नहीं। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये अधिकांश दलित भोजन परिवारों में होता है कि युवाओं को कोई बताने वाला नहीं होता है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम पहली पीढ़ी के लोग होते हैं। माँ बाप यही समझते थे कि बेटा जिस कॉलेज में जाना चाहता है चला जाए, कम से कम पढ़ तो रहा है। हम्म, तो एक मार्गदर्शन का अभाव जो पहली पीढ़ी के दलित बहुजन परिवारों में होता है वो मुझे भी झेलना पड़ा। और ये कहिए कि मजबूरी भी थी। उन दिनों बहुत शौक होता था, पापा को बहुत शौक होता था कि मैं इंजीनियर बनूं और वो हमेशा मुझे कहते थे कि तुम ओवरसियर बनो। ओवरसियर भी एक तरह का एक इंजीनियर का पद होता है जो अंग्रेजों के हम्म, जमाने में हुआ करता था। मेरे पापा कहते थे कि तुम ओवरसियर बनो, ठीक है, तुम्हारे लिए हम सब खर्च करने को तैयार हैं। तो मन में एक सपना तो हो ही गया कि भाई अब इंजीनियर बनना है, तो भाई मैट्रिक में अच्छे नंबर आए। इंटर में जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया और साथ में आईआईटी की तैयारी करने लगा। तो आईआईटी की तैयारी जब एग्जाम दिया तो एग्जाम में तो पास नहीं कर पाया, लेकिन उस समय बिहार में कंबाइंड लेवल पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट हुआ करते थे। उस टेस्ट में बैठा तो मैंने वो एग्जाम पास किया और मेरा दाखिला होना था, हुआ नहीं। मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज पटना में ही, वो मेरे घर के ठीक उसी बगल में था। ताकि वो सरकारी कॉलेज था, लेकिन उसकी फीस थी और उसकी फीस थी एक साल के लिए 36,000 रुपए। हम्म, मेरे पिता मेरे पिता सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता,
तो तुम कुछ और कर लो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का सपना तो मेरा उसी वक्त टूट गया, लेकिन मन में था कि इंजीनियरिंग करनी है। तो कहीं से किसी साथी ने बताया, एक काम करो तुम कंप्यूटर फील्ड में चले जाओ, वहां कुछ कर सकोगे, वहां पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ काम कर किया जा सकता है। हम कोई बात जज गई। और उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन भारत सरकार का एक संस्थान हुआ करता था, डीएल। तो वहां से दाखिला लिया और वो वहीं से मैंने ओ लेवल और ए लेवल कंप्लीट। इसके अलावा प्राइवेट जो कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं वहां से भी मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली, आगे पढ़ाई की। फिर लगा कि नहीं, इसकी पढ़ाई प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, तो फिर मैंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पहले तो बीसीए किया। और बीसीए से पहले यानी इंटर के बाद एक और घटना घटी मेरे जीवन में, जो आम दलित बहुजन परिवारों में होता है। तब मेरी उम्र बहुत थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। और तब मुझे शादी का तो मतलब जो महत्व होता है वो भी पता नहीं था। एक तरफ कैरियर का सवाल था, शादी भी हो गई थी, तो तमाम तरह की चुनौतियां थी। मैंने बीसीए भी किया इन्हीं चुनौतियों के बीच ही। और फिर मैंने एमसीए किया। एमसीए करने के बाद कुछ जगहों पर जॉब किया, लेकिन शायद मैं कंप्यूटर प्रोफेशन के लिए बना ही नहीं। कहते हैं ना कि जिस दिन मैंने ज्योतिराव फुले की उस प्रतिमा का अनावरण देखा था, और शायद कुछ जो वो शब्द बीज हैं वो मेरे दिमाग में थे कि भारत की हम्म, पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, और उनको हम्म, पढ़ाया था ज्योतिराव फुले ने, और शिक्षा का महत्व क्या है। हम्म, तो वो बीज जो था वो मेरे ध्यान में था। भाई कुछ करना है तो ऐसा करना है, अपने लिए जीना तो जी सबको ही जीते हैं, और दूसरों के लिए भी जीने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद तो पापा ने मुझे बहुत कहा तुम सरकारी नौकरी का फॉर्म क्यों नहीं भरते, इतनी पढ़ाई कर ली है, करना चाहिए। मैंने कहा पापा अब सरकारी नौकरी मुझसे होगी नहीं, और मैं कंप्यूटर प्रोफेशन को भी छोड़ूंगा। और अंततः 2006 में मैंने कंप्यूटर प्रोफेशन को अलविदा कहा। इसके पहले मैंने कई जगहों पर जॉब किया, अच्छे पैसे थे। अभी मैं कहता हूँ कंप्यूटर साइंस बहुत बहुत बुरा साइंस नहीं है, लेकिन मैं एक मामले में अपने आप को बड़ा मतलब मुझे खुशी भी होती है। लोग एक जीवन में एक ही जीवन जीते हैं, मैं एक जीवन में दो जीवन जी रहा हूँ। पहला जीवन जो हम्म, था वो कंप्यूटर प्रोफेशनल का जीवन था, और दूसरा जो जीवन है वो मेरा वो प्रकार का जीवन है, अब जिसमें साहित्य भी जुड़ गया है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। पहले मुझे लगता था कि यदि मैं प्रोफेशन चेंज कर रहा हूँ, ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, तो पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि शादी हो गई थी, बच्चे भी, एक बच्ची भी हो गई थी, तो उसकी जिम्मेदारी भी थी, और उम्र बहुत कम थी। तो तमाम तरह की ऊहापोह की स्थिति रही। लेकिन 2006 में कंप्यूटर प्रोफेशन को छोड़ने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कि हम्म, अब करना क्या है। दो ऑप्शन थे, या तो मैं राजनीति करता, राजनीति करने के लिए मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, कोई संगठन मेरे पास था नहीं जहां मैं कुछ कर सकता था। तो मेरे पास था कि मैं पत्रकारिता कर सकता, इतनी तो है। लेकिन पत्रकारिता करने के लिए भी दो चीजों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। एक तो आपकी भाषा, और आपके पास एक अच्छी शैली होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मेरे पास नहीं। क्योंकि मैट्रिक के ठीक बाद से कंप्यूटर साइंस से जुड़ गया था, फिर बीसीए किया, एमसीए किया, तो भाषा तो अंग्रेजी थी, हिंदी से तो नामो निशान नहीं था, साहित्य तो बिल्कुल भी नहीं था। तो 2006 से मैंने साहित्य को पढ़ना शुरू किया। ऐसा दो हम्म, काम कर, मतलब दिन में 6 घंटे में साहित्य पढ़ता था, तो 6 घंटे में अखबार पढ़ता था। और ऐसे जो है मैंने अपनी हिंदी में थोड़ी जो भी समझ बनी है उसको डेवलप करने की कोशिश की। हाँ, खबरें कैसे लिखी जाती हैं मैं इसकी प्रैक्टिस करता था।
तो खबर लिखने का एक तरीका होता है। मान लीजिए कि कोई घटना घटी है तो उस खबर को लिखें कैसे, उसका इंट्रो कैसे हो, हेडिंग कैसा हो, उसका इंट्रो कैसा हो, उसमें उसका विस्तार कैसे हो सकता है और फिर उसका फाइनल क्या होगा। तो प्रारंभिक रूप से मैंने तो अखबारों के लिए ये प्रैक्टिस शुरू किया, लेकिन जैसा सबके साथ होता है, दैनिक बहुजनों के साथ होता है, तो एक इस बीच तो आपने कोई संस्थान ज्वाइन किया क्या पत्रकारिता के लिए? नहीं कुछ, तो सब मैं खुद कर रहा था, अच्छा, है ना। मैंने कोई पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया, नहीं कोई लेकिन संस्थान ने कोई न्यूज़पेपर या कोई चैनल आपने ज्वाइन किया क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं मैं बता रहा हूँ। तो हाँ हाँ, उन दिनों मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। अच्छा अच्छा। कुछ कुछ पत्रिकाओं में अपने आलेख भेजता था, कहीं छपती थी कहीं नहीं छपती थी। हम्म, एक सुखद घटना तक घटी जब कादम्बिनी में 2007 में मेरी एक कविता छपी, सुनहरी। तब लोगों ने मुझे बहुत सराहा। तो वाह, इतना तो तुम्हारी कविता छपी है कादम्बिनी में, वो तो एक बढ़िया पत्रिका है, अच्छी पत्रिका है। लेकिन मन में तो था कि मुझे पत्रकारिता करनी है, कविता तो करनी नहीं है। फिर संजोग ये रहा कि 2008 में, अगस्त 2008 में, 18 अगस्त 2008 को बिहार के कोसी नदी के पूर्वी अफलस गांव में टूट हो गया और वहां बाढ़ आ गई। तो बड़ा बड़ी भयंकर बात, उसमें लाखों लोग विस्थापित हुए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और मेरा मेरी दिलचस्पी जो है उस घटना में शुरू से बनी हुई, क्योंकि अखबार पढ़ता था और अखबारों को पढ़ते समय हमेशा मुझे लगता था कि 14 अगस्त से ही ये खबरें आ रही थी कि भाई नदियों, पहले क्या होता था कि अखबारों में बरसात के समय में एक बाढ़ का बुलेटिन छपता था कि भाई गंगा में पानी की स्थिति कितनी है, गंडक में कितनी है, कोसी में कितनी है, ठीक है। तो ऐसे जो है एक बुलेटिन छपता था, वो जल संसाधन विभाग के द्वारा छपता था। तो मैंने देखा कि 14 तारीख को कोसी की स्थिति ठीक थी, 15 को स्थिति ठीक थी, 16 को स्थिति ठीक थी, 17 तारीख के अखबार में कोसी का नाम नहीं। तो मेरे मन में शंका हुई, कुछ तो हुआ है, आखिर नाम क्यों नहीं। तो सूची आती है, बाढ़ का बुलेटिन नाम आता है, तो उसमें कोसी का नाम क्यों नहीं लिखा। तो मैंने अपने एक पत्रकार मित्र से, जो कि वहीं मधेपुरा के रहने वाले थे, मैंने उनको कहा कि कोसी की क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा, अरे कोसी कोसी तो टूटने वाली है। ये घटना मैं बता रहा हूँ 17 अगस्त 2008 की, 18 की रात में वो बांध थी। तो 17 अगस्त को ही उस समय तरुण तेजपाल साहब की एक पत्रिका आती थी, क्या नाम था उसका, एक बहुत फेमस था उनका, तरुण तेजपाल का तहलका। तहलका, हाँ। तहलका। तो मेरे पास उनका ईमेल आईडी, मैंने 17 तारीख को उनको कहा, उनको मेल किया कि मुझे लगता है कि कोसी में भयंकर बाढ़ आने। तो तकरीबन 4-5 घंटे के बाद उनके ईमेल का जवाब आया कि क्या आप कंफर्म है। मैंने कहा कि सर कंफर्म, 100% कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप एक रिपोर्टिंग करिए इस तरह। तो प्लानिंग ये थी कि 2018 को 2008 18 तारीख को जो है मैं वहां जाऊंगा और वहां पे एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा। लेकिन उसके पहले ही खबर आ गई कि भाई जो पूर्वी अफगानिस्तान बांध है वो टूट गया है और पूरा इलाका जो है वो जलमग्न। लेकिन फिर भी मैं गया, और मैं गया, मधेपुरा तक गया, उस दिन तो मधेपुरा तक ही गया।
और 2008 में ही 19 तारीख को मैंने अपनी पहली रपट भेजी सुशासन के कटघरे में सुशासन सरकार, उसी की जो विपदा है, और उसका हेडिंग यही लगाया था हम लोगों ने, कटघरे में सुशासन सरकार। क्योंकि वो मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, तब जो बिहार की हिंदी मीडिया थी, क्योंकि उस समय बीजेपी भी जेडीयू के साथ में थी, तो जो लोकल मीडिया है वो तो इन खबरों को तवज्जो नहीं देती थी, और खास करके नीतीश कुमार के खिलाफ तो कोई लिखने बोलने से रहा। तो पहली खबर 2019 को जब छपी कि कटघरे में सुशासन सरकार, तो हड़कंप मचा, और उसने मेरी बड़ी मदद, और कहिए कि वो पहला ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। लेकिन इसके बाद भी राह आसान नहीं, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, कंप्यूटर प्रोफेशन छोड़ चुका था, और तब तक 2 और बच्चों का जन्म हो गया था, तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी, और मुझे एक नौकरी की तलाश थी। इस बीच पटना से प्रकाशित एक अखबार है आज, उसका नाम ही आज, दैनिक आज। तो दैनिक आज में मैं गया और वहाँ के संपादक से मिला। वहाँ के संपादक में भी हैं दीपक पांडे। तो उन्होंने कहा, आपको खबर लिखनी आती है? उसे लिखा तो है मैंने। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप आइए, आप पहले खबर लिख। खबर लिखा। कुछ दिनों तक तो मेरी खबरें, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि अखबारों के लिए खबरें कैसे लिखी जाती हैं, और मैं उनके प्रति आज भी आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अखबार के लिए खबरें कैसे लिखी जाती हैं उन्होंने मुझे ये बताया। तो पहली खबर, आप यकीन नहीं करेंगे, जो खबर छपी वो रिपोर्ट थी, और उसका हेडिंग था, आज भी मुझे याद है, तारीख याद नहीं, हेडिंग था, गंगा स्नान करने से हो सकता है कैंसर। और ये उस दिन के अखबार के पहले पृष्ठ के बॉटम में 5 कॉलम की रिपोर्ट, स्नान करने से हो सकता है कैंसर। और उसके ठीक 2 दिन बाद जो है गंगा स्नान था। तो काफी कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने मुझे कई सारी बातें कही। खैर, आज अखबार में 3 साल तक मैंने काम किया, 3 साढ़े 3 साल तक काम किया, और बहुत काम किया। और मैं उन लोगों में संभवतः शामिल हूँ जिन्हें सबसे पहला बीट जो मिला पत्रकारिता में से जुड़ने के बाद, वो पॉलिटिकल बीट, वो मुझे मिला। मेरी उम्र कम थी, ये सब जानने के बावजूद शायद मेरे अंदर का जो पैशन था, उसको देखते हुए दीपक पांडे जी ने मुझे कहा कि तुम जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करो। और पहला जो बीट मुझे दिया गया वो लेफ्ट पार्टीज का दिया, मेरे हिस्से सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल। तो वहां तो बीटों का बंटवारा होता है। इस तरीके से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जो है मैंने वहां शुरू की, और वहां 2011 दिसंबर तक रहा। तब तक फॉरवर्ड प्रेस से एक बार इन्विटेशन आया कि क्या आप दिल्ली आना चाहेंगे। भाई, ये तो अच्छा ऑफर है, जाना चाहिए। दिल्ली तो बहुत कम लोगों को बुलाती, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं पहली बार फॉरवर्ड प्रेस से बताओ उप संपादक जुड़ा। लेकिन कुछ कमियां मुझमें भी रही, और दूसरा ये कि तब तक मेरी माँ के साथ एक हादसा हुआ। मेरी माँ को लकवा मार गया, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और उनका जो दायां हिस्सा था वो काम करना बंद। और पत्नी से माँ को संभालना मुश्किल हो रहा था, तो मुझे ऐसे भी जाना ही था। तो अक्टूबर या नवंबर में 2012 में मैं वापस पटना गया। इन स्पीच
2-3 रिपोर्टिंग्स मुझे अभी भी रोमांचित कर देती है। जैसे एक तो वो परमेश्वर मुखिया की जो इंटरव्यू था, उसका अंतिम इंटरव्यू जो मैंने लिया, जब वो जेल से रिहा हुआ, अंतिम इंटरव्यू लिया, और फिर जब उसकी हत्या हुई 1 जून 2012 को, तो उस पर जो मैंने रिपोर्टिंग की, जिसका हेडिंग था कि अ, किसकी जा किन किन जादुई गोलियों ने ली बिहार की कसाई की जान। और मैंने वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग थी, जिसमें बताया था मैंने कि कैसे जो है, कि जो पूरी जो मर्डर है परमेश्वर मुखिया का, वो कैसे कोई रहस्य से भरा पड़ा है। और वो रिपोर्ट काफी पॉपुलर हुई, तो फॉरवर्ड प्रेस ने मुझे वो काम करने का मौका दिया। और ये कहिए कि अ, दलित बहुजन लोगों को पता चला कि आखिर परमेश्वर मुखिया के पीछे की का जो रहस्य है, उसकी मौत के पीछे का जो रहस्य है, वो क्यों है, और सरकार क्यों कदम रही है। लेकिन पटना जाने के बाद थोड़ी स्थितियां फिर से वापस आई, लेकिन कुल मिला के पहले से बेहतर रही। वहाँ एक छोटा सा टेबलॉइड अखबार निकलता था, अर्ली मॉर्निंग। कुछ दिन तो मैंने उसके लिए काम किया। यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी 3-4 महीने तक काम किया मैंने। उसके बाद एक अखबार निकलता है पटना से भी। पटना से उस समय निकलता था, लेकिन उसका सर्कुलेशन बहुत कम था। तरुण मित्र। तो तरुण मित्र के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वे भी हैं, और वो एडिटर इन चीफ भी हैं, योगेंद्र विश्वकर्मा। अ, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप बिहार संस्करण के संपादक बनेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, चाहिए मुझे नौकरी चाहिए थी, तो मैंने स्वीकार कर लिया। और 2014 में मैं तरुण मित्र का समन्वय संपादक बना, और बिहार के पत्रकारिता के साथ साथ हाँ, संबंध चल रहा था। इस बीच मैंने 2009 में एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप किया था मैंने। बिहार से पहला हिंदी न्यूज वेब पोर्टल मैंने लॉन्च किया था। उसका नाम रखा था अपना बिहार .org। और चूंकि उस समय बिहार में एक वेब पोर्टल आता था, बिहार टाइम्स, जो कि अंग्रेजी में था, और एक मेरा था अपना बिहार .org। अपना बिहार .org के साथ भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। कह सकता हूँ कि आज भी मुझे खुशी मिलती है कि अपना बिहार .org को पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग लोगों के बीच में जाके एक तो लोगों को बस वो इससे परिचित भी कराया कि अखबारों के अलावा भी जो है विकल्प मीडिया है। और मैं फिर से आभार प्रकट करता हूँ दीपक पांडे जी का, जिन्होंने मुझे आज अखबार में काम करते हुए अपना बिहार .org चलाने की अनुमति दी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, जैसे आप किसी संस्थान में जॉब कर रहे हैं, मीडिया संस्थान में, और वो आपको अनुमति दे कि आप अपनी तरफ से कोई एक इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करें और उस पर इसके लिए भी काम करें। लेकिन दीपक पांडे जी ने मेरे प्रति वार्ता बढ़ती। वो शायद जानते थे कि जो आने वाला समय है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वेब मीडिया का है। पर नवल इनिशिएटिव कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा अपना बिहार .org के साथ। और देश भर के लोगों के साथ, जो बिहार के लोग थे उनके साथ जुड़ाव हुआ। तो फिर फॉरवर्ड पेज में मैं आया 2017 में, हिंदी संपादक बन के, और आप ही में हिंदी संपादक के रूप में हूँ। और आप लोगों के सहयोग से, पाठकों के जो फीडबैक्स आते हैं के आधार पर जितना भी संभव हो पाता है, हम दलित बहुजन की जो वैचारिकी है, की जो विमर्श है, तो लोगों के बीच लेकर आप आ रहे हैं। फिलहाल तो फॉरवर्ड पेज तक की यही कहानी है। फॉरवर्ड प्रेस का तो एक काम आपका है ही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ साथ साथ आपने
जो जातियों की आत्मकथा आपने लिखी, बहुत सारी जातियों पे आपने काम किया अ, और भी कुछ किताबें आपकी मेरा ख्याल है कि कविता की भी कोई किताब आपकी आई है। तो अ, एक प्राइवेट संस्थान में संपादक का काम एक व्यस्त काम है और इतनी व्यस्तता से आप समय कैसे निकाल पाए और कैसे इसको किए? मैं चाह रहा हूँ कि संक्षिप्त में इसको बताइए। अ, मुझे पहले तो इस बात के लिए क्षमा करें कि मैं इसको संक्षिप्त में नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा-सा मुझे समय देना पड़ेगा क्योंकि आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक सवाल तो ये है कि जो मेरे साहित्य हैं और वो दूसरा हाँ। तीसरा समय कैसे निकाल पाता हूँ। हुँ, मैं सोचता हूँ पहले दूसरे हिस्से का जवाब दे दूँ ठीक है ताकि बताइए। जो हाँ, आज की पीढ़ी के जो लोग हैं अ, वो इस बात को समझें कि यदि आप पत्रकार हैं, तो आप पढ़ना और लिखना आपके दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। आप यदि प्रतिदिन 100 शब्द भी लिखने की ठान लें, तो महीने में आप जो है कम से कम 3000 शब्द लिखेंगे। लेकिन इसको आपको अपनी दिनचर्या में बनानी है और एक संपादक के नाते या एक संपादक के रूप में मुझे खबरें पढ़नी होती हैं, विचारों को पढ़ना होता है। लेकिन इसी बीच में मैंने अपने लिए कुछ गोल्स तय किए हुए हैं कि मैं अपने लिए कम से कम 5000 शब्द पढ़ूँगा और 1000 शब्द लिखूँगा प्रतिदिन। और ये पढ़ने का काम मेरा प्रतिदिन का होता है। मैं सुबह में रात में पढ़ता हूँ और सुबह लिखता हूँ। कई बार मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ, इसलिए मैं अपना जो मैं जब लिखता हूँ तो उसको डायरी के फॉर्म में भी लिखता हूँ। और मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आज की जो पीढ़ी है वो समझ सके कि चीज़ों का दस्तावेजीकरण करना कितना ज़रूरी है। आज कोई घटना घटी है, यदि हम उसके बारे में आज हम लिख के रख लेते हैं, तो आने वाले समय में वो एक इतिहास का हिस्सा होगा। तो बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि लिखने का जो समय है, मैं वैसे निकालता हूँ। इससे मेरा जो प्रोफ़ेशनल टाइम है, मेरा बचता है। मैं अपने हुँ, पर्सनल टाइम का एक हिस्सा इस्तेमाल करता हूँ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए और वो मैं नियमित रूप से करता हूँ बिना रुके। और जहाँ तक बात रही मेरी साहित्य किताबों की तो मुझे ये कहते हुए कहीं से भी मेरे अंदर में कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है और बड़ी विनम्रता से मैं सिर्फ हम आपके साथ और इंडिया के सभी दर्शकों के थ्रू सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष में मैंने 35 किताबें लिखी हैं। पहली 2 किताबें जातियों की आत्मकथा का पहला खंड पहले से प्रकाशित हो चुका है। एक किताब सभ्यता की कहानी थी गाथा की महिलाओं की जुबानी, ये भी प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा अ, हिंदी साहित्य में दलित आक्रोश के मूल तत्व एक किताब वो भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में अ, विद्रोह रस मैंने इस पर भी लिखी है। ये समालोचनाएँ की किताबें हैं। फिर एक किताब मैंने राजेंद्र यादव जी पर भी लिखी है, राजेंद्र यादव की बेखौफ कहानियों का पुनर्पाठ और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में किताब आनी चाहिए। एक किताब मैंने गोलगप्पा से गंगा के का भोजन पाठ किया है। गोलगप्पा हुँ, से गंगा जो किताब है वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, खास करके यदि आप जब बुद्ध को जानना चाहते हैं, मानव सभ्यता को समझना चाहते हैं, राहुल संकृत्यान की जो किताब है, उस किताब को बहुजन दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए या फिर ऐसी कौन-सी बातें हैं जो राहुल नहीं जोड़ पाए या उनसे कौन-कौन से सवाल बचते हैं, राहुल वो लेकिन अभी मैं 2 किताबों को लेकर या कहिए मैं 3 किताबों को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। एक किताब बिहार में 36 कौमें, बिहार की 36 कौमें ये सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित होने वाली है और इसमें मैंने बिहार की 36 जातियों का ये आत्मकथा नहीं, बिहार की 36 जातियों के बारे में उनके
ओरिजिन, एक तरह का कहिए सेमी एंथ्रोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। और एक किताब जो मैंने अभी लिखी, गुरु ग्रंथ साहिब में दलित चेतना के स्वर, हम्म। इसकी भूमिका लिखी है द्वारका भारती जी ने। और ये भी मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में आ जानी चाहिए। और अब भी एक किताब, एक काव्य संग्रह मैंने तैयार किया है, चानन के तीर पर बुद्ध। चानन बिहार की एक छोटी सी नदी है, जिसका उद्गम भागलपुर है। और बिहार में एक जिला है बांका, और पूरा बांका जिला जो है वो उसकी नदी के किनारे है। ये एक बरसाती नदी है, लेकिन चानन नदी पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। और दिलचस्प ये भी है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के समय हुआ करवाने के समय हुआ करता था, वो इसी इलाके में है। और एक तो ये काव्य संग्रह जो है चानन के तीर पर बुद्ध जो है, ये मैंने अभी देश को भी हाल में ही भेजा है। और एक किताब, हालांकि मैंने साहस को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैंने एक जोखिम लिया है। मैं जोखिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कबीर को दलित भोजन दृष्टिकोण से कई बार पढ़ा गया, समझा गया। डॉक्टर गंभीर ने भी लिखा, कौन भारती जी ने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा है। लेकिन मैंने पहली बार कबीर को वामपंथी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की, हम्म। और भारतीय वामपंथ की दृष्टि। देखिए, यदि आप वामपंथ की बात करते हैं तो एक वामपंथ तो जो पश्चिमी देशों का वामपंथ है वो वामपंथ, या फिर चीन का जो वामपंथ है वो एक वामपंथ है। हमारे देश का जो वामपंथ है वो असल में हम दलित बहुजनों का पंथ है, या फिर एक परिदृश्य है। यदि भारत में वामपंथ को सफल होना है तो सिर्फ और सिर्फ दलित बहुजनों को केंद्र में रखकर ही यह सफल हो सकता है। और इसी आधार पर मैंने अभी लिखना शुरू किया है, कबीर वामपंथी दृष्टिकोण से। और भी किताबें हैं, मुझे लगता है कि 1-2 साल तक तो किताबें आती रहेंगी। वैसे मैंने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया है कि मैं 100 किताबें लिखूंगा, और जब तक लिखने का साहस है लिखता रुकूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि काफी सक्रियता आप बनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जितने भी लोग हैं इस तरह से जो काम कर रहे हैं उनको ऐसे ही समय चुरा करके काम करना पड़ता है। मैं भी अपने आप को वैसे ही झोंक करके काम कर पाता हूँ। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये काम नहीं करना है तो उसके लिए 3000 बहाने आप बता सकते हैं, लेकिन करने के लिए कोई बहाने नहीं है। आपको रात जग के या कैसे भी आपको सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तारीफ के काबिल है। बहुत सारी नई चीजें इस बातचीत के दौरान आपसे पता चली, और बहुत सारी मैं कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला था, लेकिन उन प्रश्नों का भी जवाब आपने कंटिन्यू बातचीत के दौरान आपने दे दिया। तो बहुत अच्छा लगा नवल किशोर जी आपसे बात करके, कि आपने पूरी शुरुआत से लेकर के फॉरवर्ड प्रेस तक की पूरी जो अपनी कहानी है वो आपने बताई। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आपके इस जीवन से, आपके संघर्ष से प्रेरणा मिलेगी, और उनको कुछ करने का जो है एक मादा वो आएगा सामने। और भविष्य में भी आपके साथ कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत करते रहेंगे हम लोग। और एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस बीच आपका तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, और 2-2 बार हम लोग टाइम को लेकर के थोड़ा सा, वो एक जरूरी है भी, क्योंकि उसके बिना नहीं होता है। और बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, बहुत अच्छा काम करते रहें। आपकी और नई किताबों का हम सबको इंतजार रहेगा। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, जातियों की आत्मकथा, और बहुत अच्छी लगी वो किताब।
जातियों की आत्मकथा के बारे में सिर्फ एक अपडेट दे दूं कि इसके दूसरा खंड भी मैंने तैयार कर लिया है और तीसरे हाँ, खंड पर काम शुरू। बहुत सुंदर बात है ये। और ये एक बड़ा दस्तावेज बनेगा दलित बहुजन जो साहित्य है उसमें। निश्चित रूप से ये काम आपका तारीफ के काबिल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन तमाम दर्शकों का। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा जी, हूँ आपको। हाँ, तो धन्यवाद मैं उन तमाम दर्शकों को भी देता हूँ जो इस समय वीडियो देख रहे हैं। और बस यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय फुले।